डियर स्टूडेंट, मैंने पिछली बार आपको पुरातात्विक स्रोत पढ़ाया था, जिसमें आपको मैंने सिक्के पढ़ा दिए थे। अब मैं आपको आज अभिलेख पढ़ाऊंगी। इसे अभिलेख को एपिग्राफी भी कहते हैं और अभिलेख को पुरालेख शास्त्र भी कहा जाता है। अभिलेख को पुरालेख शास्त्र भी कहा जाता है। तो आपने देखा अभिलेख जो है सिक्कों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभिलेख जो है सिक्कों से अधिक महत्व रखते हैं। अभिलेख सिक्कों से अधिक महत्व रखते हैं। अभिलेख को पुरालेख शास्त्र भी कहा जाता है। अभिलेख सिक्कों से अधिक महत्व रखते हैं और भारत के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख भारत के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख भारत के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख मध्य एशिया के बोगजगोई स्थान से मिला है। मध्य एशिया के बोगजगोई स्थान से मिला है। जिसमें सर्वप्रथम वैदिक कालीन 4 महत्वपूर्ण जो देवता हमारे थे वैदिक कालीन, 4 महत्वपूर्ण देवता। पहले इंद्र, दूसरे मित्र, ये वैदिक कालीन देवता के हमारे नाम हैं। तीसरे वरुण और चौथे हैं नासत्य। ये अभिलेख मध्य एशिया के बोगजगोई नामक स्थान से मिला है, जिसमें सर्वप्रथम वैदिक कालीन 4 महत्वपूर्ण देवता इंद्र पहले, दूसरे मित्र,
तीसरे वरुण और चौथे हैं नासत, जिनके नामों का हमें उल्लेख मिलता है, जिनके नामों का हमें उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। ठीक है। अभिलेख को पुरालेख शास्त्र भी कहा जाता है। अभिलेख सिक्कों से अधिक महत्व रखते हैं। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख मध्य एशिया के बोगजगोई नामक स्थान से मिला है, जिसमें सर्वप्रथम वैदिक कालीन 4 महत्वपूर्ण देवता जो थे हमारे, पहले इंद्र थे, दूसरे मित्र थे, तीसरे वरुण थे और चौथे नासर थे। इनके नामों का हमें उल्लेख मिलता है। डियर स्टूडेंट, आप ये सब नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को अभिलेखों में ठीक है डियर स्टूडेंट, ये सब चीजें आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, खास करके इन देवताओं के नाम जरूर पूछे जाते हैं, और ये जरूर पूछा जाता है कि बोगजगोई स्थान जो है वो कहाँ पे है और वहां से मतलब किस तरह की चीजें मिली हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके आगे का फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभिलेखों में संस्कृत शब्द का प्रयोग ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग संस्कृत भाषा का प्रयोग ईसा पूर्व दूसरी सदी के आसपास मिलता है। ये भी नोट कर लें आप। अभिलेख में संस्कृत भाषा का प्रयोग ईसा पूर्व दूसरी सदी के आसपास मिलता है। इसके बाद मैं बताऊंगी कि अभिलेख जो है किस प्रकार के मतलब उनमें किन किन भाषा का प्रयोग किया गया था और किस प्रकार के अभिलेख हैं, लिपियां और किस प्रकार की लिपियों का प्रयोग हुआ है अभिलेखों में। अभिलेखों में लिपि का प्रयोग मुख्य रूप से 3 लिपियां हमारी पाई गई हैं। ब्राह्मी लिपि पहली, ब्राह्मी लिपि दूसरी है हमारी खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि, और तीसरी है अरामाइक लिपि।
इसमें ये ध्यान देने वाली चीज है कि ये किस प्रकार लिखी जाती थी, ये किस प्रकार लिखी जाती थी और ये किस प्रकार लिखी जाती थी। सर्वप्रथम मौर्य शासक अशोक ने ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। ब्राह्मी लिपि जो है ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछी जाती है कि कौन सी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती थी, बाएं से दाएं। दूसरी है आपकी खरोष्ठी लिपि, जो दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, दाएं से बाएं। इस लिपि का प्रयोग हमारे यहाँ नहीं मिलता है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका प्रयोग हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका प्रयोग मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग ईसा पूर्व दूसरी सदी के आसपास मिलता है। अभिलेखों में किन किन लिपियों का प्रयोग हुआ है, तो मुख्य रूप से हमारी 3 लिपियां हैं, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि। तो ए है लिखी जाती है बाएं से दाएं, ए लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं, और ए है जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका प्रयोग है, दाएं और बाएं दोनों में ही लिखी जाती थी ये। ओके, आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं इसके आगे आपको बताती हूँ कि किन किन अभिलेखों को किस किस शासक से उनका संबंध है, किस किस शासक ने किन किन अभिलेखों को लिखवाया है। अभिलेख शासक। अभिलेख और शासक, तो ये जो है अभिलेख हैं और ये हैं उनसे संबद्ध शासक, मतलब किन्होंने ये अभिलेख लिखवाया था। तो सबसे पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, ये है कलिंग नरेश खारवेल का, कलिंग के शासक थे ये, इन्होंने लिखवाया है। दूसरा है ऐहोल अभिलेख, ये है पुलकेशिन द्वितीय, शासक का नाम ये पुलकेशिन द्वितीय। तीसरा है नासिक अभिलेख, ये है गौतमी बलश्री का। चौथा जूनागढ़ अभिलेख, ये है रुद्रदामन का, एक शक शासक, शक वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे रुद्रदामन। आगे इनके बारे में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी विस्तार से। ये है पांचवा प्रयाग स्तंभ लेख, जो गुप्तकालीन है, समुद्रगुप्त इन्होंने लिखवाया था। इससे बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। इनका जो दरबारी था हरिसेन, उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। ये है छठा 6 पॉइंट मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख है मालवा नरेश यशोवर्मन,
ये है 7 पॉइंट ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख है, प्रतिहार नरेश राजा भोज थे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे राजा भोज, आप लोगों ने सुना होगा इनके बारे में। तो ये इनका है। बाकी 8 पॉइंट देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल नरेश, ये है विजय सेन का। और ये 9th है धीत्री व जूनागढ़ अभिलेख, ये है गुप्त शासक स्कंद गुप्त। तो आपने देख लिया ये 9 पॉइंट हैं पूरे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। एग्जाम में जरूर इनमें से 1-2 बार पूछा जाता है, तो आप अच्छी तरीके से इसे नोट कर लें। ठीक, ठीक है डियर स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया होगा। एक चीज और बताऊंगी कि सबसे जो इसमें पहला अभिलेख था, ये हाथी गुम्बा अभिलेख जो था खारवेल का, वो सबसे पुराना और सबसे पुराना अभिलेख मतलब वही है। और हड़प्पा संस्कृति का भी जो अभिलेख है वो मोहरों पे मिलता है, ये भी सबसे पुराना है। हड़प्पा संस्कृति का अभिलेख सबसे पुराना माना जाता है। पुराना माना जाता है। जो कि 2500 ईस्वी पूर्व का है। 2500 ईस्वी पूर्व का है। यह अभिलेख मुहरों पे मिलता है। अभिलेख मोहरों पर मिलता है। तो हड़प्पा संस्कृति का सबसे पुराना जो है ये भी अभिलेख माना जाता है, जो कि 2500 ईसा पूर्व का है। और यह अभिलेख मोहरों पर मिलता है, परंतु एक बात इसमें जान लीजिए कि यह अभिलेख अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, मतलब इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह अभिलेख अपठनीय है। यह अभिलेख अपठनीय है, इसे मतलब पढ़ा नहीं जा सका है। और हड़प्पा संस्कृति का अभिलेख जो है वो भाव चित्रात्मक शैली में है। और यह अभिलेख भाव चित्रात्मक मतलब चित्रों के द्वारा यह अभिलेख लिखा गया है। भाव चित्रात्मक शैली है इसकी। जो चित्रों के माध्यम से लिखा गया है। लिखा गया है। सर्वप्रथम जो अभिलेख पढ़ा गया है 1837 में,
सर्वप्रथम जो अभिलेख पढ़ा गया है वह अशोक का अभिलेख था, सम्राट अशोक। सर्वप्रथम जो अभिलेख पढ़ा गया है वह सम्राट अशोक का अभिलेख है। सम्राट अशोक का अभिलेख है जो 1837 में में 37 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ने में इसे सफलता प्राप्त की थी। जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, जो उस समय बंगाल में उच्च पद पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में उच्च पद पर आसीन थे। जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में उच्च पद पर आसीन थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे पुराना माना जाने वाला अभिलेख है, जो कि 2500 ईस्वी पूर्व का है। यह अभिलेख मोहरों पर मिलता है। अभिलेख यह जो है अपठनीय है, यानी कि अभी तक भी इसे पढ़ा नहीं जा सका है, और यह भाव चित्रात्मक शैली में है, जो चित्रों के माध्यम से लिखा गया है या व्यक्त किया गया है। सर्वप्रथम जो अभिलेख पढ़ा गया है वह है सम्राट अशोक का अभिलेख, जो कि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जेम्स प्रिंसेप और कौन से शासन का मतलब किस ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में उच्च पद पर आसीन थे। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। ठीक है स्टूडेंट, आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं जो मैंने अभिलेख आपको अभी नाम बताए थे और शासक के नाम बताए थे, उसके बारे में थोड़ा सा ये देख लेंगे कि उसकी विषय वस्तु क्या है और उस पर किस बारे में वो जानकारी हमें उस अभिलेख में मिलती है। अभिलेख स्थल संबद्ध व्यक्ति
और इसकी विषय वस्तु। अभिलेख, स्थल, संबद्ध व्यक्ति और विषय वस्तु। तो सबसे पहला है महरौली स्तंभ लेख, जो इस समय कुतुब मीनार के पास दिल्ली में स्थित है। महरौली स्तंभ लेख। ये है कुतुब मीनार के पास दिल्ली में, कुतुब दिल्ली। ये देखिए स्टूडेंट, ये है सबसे पहला महरौली स्तंभ लेख, जो कि इस समय दिल्ली में है। यह पहले मध्य प्रदेश के सतना में था, लेकिन वहां से किसी शासक द्वारा लाके दिल्ली जो है ये कुतुब मीनार के पास, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। यह गुप्तकालीन है और यह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा था। ये 380 से 412 ईस्वी पूर्व का है। दूसरा है हमारा प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, जो कि उत्तर प्रदेश में प्रयाग में स्थित है। यह समुद्रगुप्त का अभिलेख है। इससे समुद्रगुप्त के शासनकाल के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यह अभिलेख में एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि यह संस्कृत में जो है लिखा गया अभिलेख है। यह अभिलेख अशोक स्तंभ पर अंकित है। ये समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है अशोक स्तंभ पर अंकित है, जो समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी पूर्व में कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे हरिसेन उसमें। ये जो है इस पे काव्यात्मक शैली में संस्कृत भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये चीज भी आती है कि किस भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, या यह किसका है, किसके बारे में जानकारी मिलती है, और बाकी ये है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने देखा सबसे पहला महरौली स्तंभ लेख, जो कि दिल्ली में है चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा, और ये है प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का उत्तर प्रदेश में। ये है बौद्ध स्तंभ लेख भरहुत सतना मध्य प्रदेश का, जो राजा वासुदेव शुंग काल के इससे शुंग शासन काल के विषय में हमें जानकारी मिलती है। चौथा है मथुरा स्तंभ लेख, जो कि गुप्त संवत का प्रथम वर्णित है और वैष्णव धर्म के बारे में, धर्म के अनुयायी की धार्मिक सहिष्णुता के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको, आप नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको और बताती हूँ। तो स्टूडेंट आपने देखा कि 4 मैंने अभिलेख पहले आपको बता दिए थे, उसके बारे में डिटेल कि क्या क्या है। अब यह है 5वां गरुड़ स्तंभ अभिलेख। यह है बेसनगर विदिशा, यह है बेसनगर विदिशा में, यह है जो कि मध्य प्रदेश में एमपी में। ठीक है, तो ये बेसनगर का जो अभिलेख है ये भागभद्र हेलियोडोरस, ये जो संबद्ध व्यक्ति हैं इनका नाम हेलियोडोरस है। ये इंडो ग्रीक शासक, ये इंडो ग्रीक शासक एंटियो आलकिड्स का राजदूत थे ये हेलियोडोरस, जो कि यहाँ पे आए थे। ये शुंग काल के इसमें शुंग काल के दो अभिलेख हैं। सबसे पहला जो ये बेसनगर का अभिलेख है, इसी में बता रही हूँ मैं कि इसमें 2 अभिलेख लिखे गए हैं। सबसे पहला हेलियोडोरस को वासुदेव का अनुयायी बताया गया है। वो इतना प्रभावित हुए थे कि वो अपने आप को वासुदेव का अनुयायी उन्होंने कहा था, और उन्होंने ये जो है गरुड़ स्तंभ लेख वहां पे लिखवाया था। और इसमें दूसरे में जो है श्लोक का एक वर्णन है। ठीक है, अब ये है एरण स्तंभ लेख, छठा है एरण स्तंभ लेख, जो कि सागर ये भी एमपी में है। इसका स्थान का नाम है सागर, जो कि एमपी में है। यह गुप्तकालीन अभिलेख है। यह जो है अभिलेख
समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है तथा ये भी बताता है कि वो युद्ध वगैरह जो भी उन्होंने उस समय किया था उसके बारे में भी इसमें नाम है, जो कि मैं बाद में आप लोगों को जब समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ाऊंगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। और यह जो है ये चीज नोट करिए कि यह विदर्भी शैली, शैलियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यह विदर्भी शैली में लिखा गया है। ठीक है स्टूडेंट। अब ये है जो है एरण स्तंभ लेख, ये भी एरण स्तंभ लेख था, ये सागर में मध्य प्रदेश में था। ये है एरण स्तंभ लेख, जो कि एरण एक स्थान है एमपी का ही, एमपी का ही एक स्थान जो एरण है वहां का है। इसमें भगवान विष्णु के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, उससे पहले भगवान विष्णु के बारे में कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। इसमें भगवान विष्णु के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और एक चीज और है, इसमें सप्ताह के दिनों का भी हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आपको मैंने 3 अभिलेख पहले बता दिए थे, 4 अभिलेख, ये है 5वां, 6ठा और ये है 7वां। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं 2 अभिलेख और बताती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने 7 आपको करवा दिए थे। ये 8वां है भीतरी स्तंभ लेख, यह स्कंद गुप्त के द्वारा लिखवाया गया है। और इसमें किस विषय में जानकारी मिलती है देख लीजिए, गुप्त संवत 96 415 ईस्वी इसमें अंकित है। यह कुमार गुप्त तक की जानकारी देता है। ठीक है, इसी अभिलेख में ध्रुव शर्मा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसी अभिलेख में ध्रुव शर्मा नामक महत्वपूर्ण एक ब्राह्मण द्वारा कार्तिकेय मंदिर का तथा धर्म संघ के नियम का भी उल्लेख मिलता है। ये जरूर नोट कर लीजिएगा, कार्तिकेय मंदिर, क्योंकि ये इसी अभिलेख में मिलता है। फिर आपका आ जाता है लास्ट 9 वाला एरण स्तंभ अभिलेख। यह जो लेख है एरण, अभी मैंने पहले भी एक बताया था, ये एमपी में है। ये जो शासक थे भानुगुप्त, ये भी गुप्तकालीन शासक थे, सबसे ज्यादा अभिलेख गुप्तकालीन उसमें ही लिखे गए हैं। गुप्तकालीन शासक थे भानुगुप्त। और ये जो है इसमें यह स्तंभ लेख जो है दक्षिण में कदम्बों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें कदम्ब शासक मयूरवर्मन के पल्लवों के साथ, जो पल्लव शासक थे दक्षिण में, उनके साथ संघर्ष का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आपको मैंने आज सारे अभिलेख करवा दिए हैं, स्तंभ लेख ये जो इसमें आते थे ये सब करवा दिया है। आगे मैं आपको अगली वीडियो में मैं आपको साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू।